क्लास हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लंग्स का स्ट्रक्चर वगैरह जो है हम लोग अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या ब्रीथिंग मैकेनिज्म। सांस लेने का क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ब्रीथिंग चलती है। देखो, एयर जो होती है, एयर की मूवमेंट हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है। आप सब जानते हैं कि जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ से हवा उस जगह की तरफ जाती है जहाँ हवा का दबाव कम हो। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर मूव करती है। और एक और चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी जगह में एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए उस कंटेनर का, उस जगह का जो वॉल्यूम होता है उसे कम करना पड़ता है। जितना हम जगह को यानी वॉल्यूम को कम करते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही हवा वहाँ से भागेगी। जितना हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना प्रेशर कम होता जाएगा हवा उतनी ही ज़्यादा उस एरिया में भरती जाएगी। ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में भी बस इन्हीं दो चीज़ों का हम लोगों ने जो है ध्यान रखना है। तो ब्रीथिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक सांस लेना इंस्पायरेशन, जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं, और दूसरा एक्सपायरेशन, जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। अब इंस्पायर कैसे होता है और एक्सपायर कैसे होता है, बस यही ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है। हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, हमारी जो चेस्ट है, इस थोरेसिक कैविटी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इस थोरेसिक कैविटी में, ये अगर हमारी बॉडी है, तो इस थोरेसिक कैविटी के मिडिल में, ये थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर इस तरह से एक आर्क्ड पार्टीशन होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। दिस इज डायफ्राम। छाती के बिल्कुल नीचे के हिस्से में और एब्डोमेन जो है, पेट जो है, उसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से में, छाती और एब्डोमेन के बीच में एक पार्टीशन है हमारी बॉडी में जिसे डायफ्राम कहते हैं। मस्कुलर पार्टीशन ये इस तरह से ऊपर की तरफ, छाती की तरह। और इस डायफ्राम को नीचे की तरफ पकड़कर जो मसल्स रखती हैं, जाहिर सी बात है उन्हें डायफ्राम मसल्स कहा जाएगा। ये और नीचे पकड़ कर रखा है डायफ्राम मसल्स ने। ये थोरेसिक कैविटी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज में है कि जो थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी में स्टर्नम, बीच की हड्डी, और पसलियां यानी रिब्स हैं। उन स्टर्नम और रिब्स को बाहर की तरफ पकड़कर जो मसल रखती है उसे हम EIM यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। अब होता क्या है कि डायाफ्राम मसल यानी DM कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब जब डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये डायाफ्राम को नीचे की तरफ ले जाती है। डायाफ्राम मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, जिससे थोरेसिक कैविटी जो है, उस थोरेसिक कैविटी की लंबाई, वो थोरेसिक कैविटी का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। और इसी वक्त साइमल्टेनियसली साथ साथ में जो EIM है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, वो बाहर की तरफ हमारी स्टर्नम और रिब्स को पुल करती है।
इस सब से क्या होता है, इस सब से थोरेसिक कैविटी की लेंथ भी और विड्थ भी बढ़ता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगता है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर, जगह बढ़ने की वजह से अंदर का प्रेशर कम होने लगता है। और जैसे जैसे अंदर का प्रेशर कम होने लगता है, एटमॉस्फेयर में से हवा लंग्स की तरफ भागती है और इंस्पायरेशन हो जाती है। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है कि इंस्पायरेशन मतलब फ्रेश एयर को एटमॉस्फेयर में से लंग्स में भरना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर के मुकाबले में थोरेसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर कम हो। और अंदर का प्रेशर कम कैसे होगा, जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। और अंदर का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, डायफ्राम मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से और EIM के कॉन्ट्रैक्ट होने से। सो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द डायफ्राम डाउनवर्ड, साइमल्टेनियसली EIM contracts to pull the sternum and ribs. By this, इन दोनों हरकतों से the volume of the thoracic cavity increases, that decreases the pressure inside thoracic cavity, and जैसे जैसे प्रेशर अंदर कम होता जाएगा, हवा बाहर से अंदर भागती जाएगी। इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसका ठीक उल्ट है एक्सपायरेशन, सांस छोड़ना। The process by which foul air from lungs is thrown out, that is called expiration. Expiration बिल्कुल इसका उल्टा होगा। देखो, अगर डायाफ्राम मसल जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो डायाफ्राम खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आता है। उसको धकेलने की कोई ज़रूरत नहीं, डायाफ्राम खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आता है। सेम ऐसे ही EIM को छोड़ दें तो स्टर्नम रिब खुद ब खुद अंदर अपनी जगह पर वापस जाता है। इसलिए हमें यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी डायफ्राम मसल को छोड़ देना है, EIM को छोड़ देना है, स्टर्नम खुद ब खुद अंदर जाता रहता है इलास्टिसिटी की वजह से। डायफ्राम खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम घटने लगता है और प्रेशर बढ़ने लगता है और खुद ब खुद एक्सपायरेशन हो जाती है। एक्सपायरेशन के लिए आपको किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पायरेशन में ताकत लगती है, बिकॉज इंस्पायरेशन में आपको डायफ्राम मसल और EIM दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन एक्सपायरेशन में किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। यही वजह है कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस माना जाता है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में हम इंस्पायरेशन एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, एक्सपायरेशन को पैसिवली होने देते हैं। और वो दो मसल, जिन मसल्स की बदौलत इंस्पायरेशन पॉसिबल हो पाती है, DM और EIM, इन दोनों मसल्स को मिलाकर हम इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। सो इंस्पायरेटरी मसल्स कौन सी हो गई, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल टुगेदर are called inspiratory muscles, because by the contraction of these two muscles inspiration is possible. और एक्सपायरेशन की बात करें तो उसमें किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ब खुद हो जाता है। आप इन दोनों मसल्स को छोड़ दें, डायफ्राम खुद ब खुद अपनी जगह पर आएगा, स्टर्नम रिब खुद ब खुद अपनी जगह पर जाएगा और खुद ब खुद एक्सपायरेशन हो जाएगी, बिकॉज एक्सपायरेशन तो एक पैसिव प्रोसेस है। ये जो ब्रीथिंग आज आपने पढ़ी, जिसमें इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पैसिव है, इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पैसिव है, इंस्पायरेटरी मसल का यूज़ हो रहा है, एक्सपायरेटरी मसल का यूज़ नहीं हो रहा है, इस ब्रीथिंग को हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। एक और ब्रीथिंग होती है जिसे फोर्स्ड ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। तो जो फोर्स्ड ब्रीथिंग है वो हम लोग अब अपने अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। ये आपने आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग उसके बारे में जो है वो पढ़ा, नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा। आपका नोट्स जो हैं सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट अभी ले लिए हैं, और इसी से आपको ये तैयारी करनी है। साथ साथ में अपनी बुक्स जो हैं, टेक्स्ट बुक, वो भी आप लोगों को पढ़नी है। बार बार हम आपको
इसके बारे में समझाते हैं। ये पेज नंबर 46 पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो दिया हुआ है। इसे आप लोगों ने आज याद करना है। इंस्पायरेशन एंड देन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कैसे होगी, एक्सपायरेशन कैसे होगी, और बीच में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें फोर्स ब्रीथिंग भी है, ये हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। आज आप इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म जो है वो पढ़ लेंगे। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पढ़ने में।